प्रोग्राम में बात करेंगे सबसे पहले बलूचिस्तान की, जहां कल लश्कर जंगी के खिलाफ ऑपरेशन में पाक फौज के कर्नल सुहेल आबिद शहीद हो गए थे। ISPR की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक कर्नल आबिद जिस ऑपरेशन में शहीद हुए उसमें लश्कर जंगी का एक हाई वैल्यू टारगेट पकड़ा गया। साथ ही आज नौशेरा में भी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के निशाने पर थे और FC की गाड़ी पर खुदकुश हमले में अब तक की इत्तलात के मुताबिक एक शहादत हुई है और 12 अफराद जख्मी भी। उसके बाद बात करेंगे वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की, जिनकी जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। काबीना ने फाटा इस्लाहात बिल को पार्लियामान के सामने पेश करने की मंजूरी दे दी। फाटा इस्लाहात और खैबर पख्तूनख्वा में इसके इंजमाम के मामले पर हुकूमत बार बार अपना मौक़िफ़ तब्दील करती रही है। कुछ दिन पहले वजीर आजम ने कहा था कि मामला हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले हल करेगी। कल कौमी असम्बली में इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान ने इस बात की मुखालफत की तो खबरें आई कि शायद मामला अगली हुकूमत पर छोड़ दिया जाएगा। और आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जिनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ। इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के हफ्ते के रोज डॉन अखबार को दिए गए इंटरव्यू पर भी बातचीत हुई। जराये के मुताबिक इजलास में पार्टी के अरकान ने इस इंटरव्यू पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने उन्हें यकीन दिलाया कि नवाज शरीफ अपने बयानात में नरमी लाएंगे। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, हमारा डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकते हैं। कुलबिना, चंद ही रोज़ कबल मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था, और ज़ाहिर है कि जब तुम्हारे साथ बात हो रही होती है तो हम अपने बहुत से देखने वालों को भी कोई थोड़ी बहुत यानी कि तज़किये की सूरत में बता रहे होते हैं। जो उस दिन मैं कह रहा था कि ये जो इस वक्त हमारे यहाँ बहुत आपको जज्बाती फ़ज़ा नज़र आ रही है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि रैंक एंड फाइल में ये फीलिंग है कि जी हम तो मुसलसल एक जंग में मुब्तला है। दूसरा, मैं बारहा कहता रहता हूँ कि काउंटर इंसर्जेंसी जो है ये एक तवीलुल मुद्दती अमल होता है, ये कोई ऐसे नहीं है कि गए और कुछ दिनों में फ़ैसला हो गया। इसमें जहाँ भी आप स्टडी करें तो आम तौर पर ये होता है कि ऑफिसर्स एंड जवान उनकी जो कैजुअल्टीज़ का जो तनासुब होता है, मतलब अगर एक अफसर है तो वो बड़ा रेयर वाक़या होता है और बाकी निचले लेवल के अहलकार। राइट। हमारे यहाँ वो तनासुब जो है, ये जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं माजी में, वो बहुत हाई रहा है। अब यहाँ पे भी ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और कर्नल रैंक के ऑफिसर ने खुद MI से जिनका ताल्लुक था, MI से हालांकि बेसिकली MI जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग इंफॉर्मेशन के वो तो भाई इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं एक्शनेबल, बट इन दिस केस न सिर्फ ये कि इंटेलिजेंस को इकट्ठा किया गया बल्कि एक्शन को भी फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हुए। अब इसकी बात भी समझ में आती है फौरी तौर पर, अगर आप अपने जहन में लाएं कॉन्टेक्स्ट, हमारी हज़ारा कम्युनिटी के लोग बेचारे, बिल्कुल, तो चीफ गए थे, उन्होंने वादे भाई किए कि हम बाकायदा, अब उसमें ज़ाहिर है इंटेंसिफाई किया होगा कि भाई इन लोगों का सुराग लगाओ, पता चलाओ कि ये कौन लोग हैं, क्या ये बार बार ये वाक़यात हो रहे हैं। तो कमांड के साथ वो आया हुआ एक उसमें एक बहुत एक इंटेंसिटी आई होगी और उसका हम ये एक निशाना देख रहे हैं। बहरहाल हम इस मामले में खराज अक़ीदत ही पेश कर सकते हैं और इस बात को ये कि यही है कि, लेकिन ये बात हमें साथ ही दोबारा बार बार मुझे एक प्रॉब्लम है जो मैं कहता रहता हूँ, हमारे यहाँ एक बीमारी हो गई है कि हम लोगों को ये समझाने में कतन नाकाम रहे हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी की जो वॉर होती है वो बहुत तवील होती है। बिल्कुल ठीक। एक बात ये थी। दूसरी बात ये कि ये बात भी दोहराते दोहराते जो है मैं थक गया हूँ बोल बोल पाकिस्तान में, कि हम हमेशा कोशिश करते हैं
کہ بلوچستان کے حوالے سے ہم کہتے رہے کہ بھئی یہاں پہ سیکورٹی فورسز کو ڈائے. اب اسی کانٹیکسٹ میں آؤ تو آج جو نوشہرہ میں واقع ہوا ہے تم یہ دیکھو یہ پیٹرن وہی ہے. یس نصرت صاحب اب یہ پیٹرن میں نے نوٹس ہی کیا ہے پچھلے 2-4 ایسے حملے ہوئے ہیں جو وہی پیٹرن ہے مگر اب خیبر پختونخوا میں وہ ہو رہے ہیں. اور ہم کب سے بلوچستان میں اس کا کہہ رہے ہیں بہت عرصے سے ہم نے مطلب میرے خیال میں کوئی 15-20 واقعات صرف اس سال کے گنے تھے ہم نے. کبھی ناکے پہ یعنی پیٹرولنگ پہ ایک پریونٹیو ایک پوزیشن میں سیکورٹی فورسز کھڑی ہیں جاؤ موٹر بائک یا کسی اس پہ آتے ہیں نامعلوم افراد اور وہ یا دھماکہ کرتے ہیں یا شوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. This is what's been happening. اس سے نوشہرہ میں رمضان کے آغاز کے ساتھ بلوچستان کے پیٹرن والا حملہ تو فوری طور پر جو ہے وہ ذہن میں خیال یہ آتا ہے پہلی بات جو آتی ہے کہ یار یہ ون آف واقعہ ہو. We hope. ریزن بینگ کیا خدا کرے باس نہیں بی بی یہ ہمیں باقاعدہ یہ فریاد کرنی چاہیے رب کریم سے کہ یہ یعنی ون آف واقعہ ہو. اگر میں ٹھیک یاد کر رہی ہوں تو یہ اس ماہ میں کوئی دوسرا تو کم از کم ہے اسی قسم کا کے پی کے میں جو بلوچستان کی طرح کا ہوا ہے تو مجھے تو ڈر ہی لگ رہا ہے کہ کئی پیٹرن دوبارہ I'm sure یہ دوسرا ہے. It is دوسرا تو ہے ہی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوا ہے بٹ دوسرا تو ڈیفینیٹلی. اچھا چلو all the more reason. اب اگر یہ خدا نخواستہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ کی صورت اختیار کرتا ہے تو ہمارے لیے ڈبل پریشانی کیا ہے. آئندہ انتخابات ہونے اب انتخابات میں ہیوج آپ کے پاس ولنریبل پوائنٹس ہوتے ہیں. نہیں of course بھئی اب کہاں اور حلقے بڑے ہوتے ہیں لوگ اگر رابطے نہ کر پائیں تو انہیں ووٹ کیسے اکٹھے کرنے ہیں. ہاں نہیں آپ ایک تو وہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ایک تو وہ بہت زیادہ سپریڈ ہوں گی تھن سپریڈ ڈیفینیٹلی یس وہ اس طرح جیسے آج کل موجودہ حالات میں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے کہیں پوزیشنز نہیں ہوئی ہیں کہیں آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں کہیں ویسے ہی نگاہ رکھی ہوئی ہے لیکن اس صورت میں تو آپ کو ڈپلائمنٹ کے بھی ایشوز ہیں نا. کبھی ہر کانسٹیٹوینسی میں کم از کم آن ایوریج 3 سے 4 جو ہے وہ تو ہوتے ہیں. ہاں یس ٹھیک. انتخابی مہم شروع نہیں ہوئی تھی تو ہمیں گزشتہ سال کے مڈل سے بدقسمتی سے پنجاب اور وہ بھی سینٹرل پنجاب میں ابھی آج جیسے احسن اقبال صاحب بیچارے تشریف لائے ہیں ہسپتال سے بالکل اٹک سے رحیم یار خان تک جیسے گزشتہ جو انتخابات تھے 2013 اس میں کسی نہ کسی طرح اس سے محفوظ رہی انتخابی مہم. ہاں لیکن اب یہ جو گروپ ہے یہ تو پنجاب میں بہت ایکٹیو ہے جو تحریک لبیک وہ ہو جائے اور اگر خدا نخواستہ یہ نوشہرہ والی بات جو تم کہہ رہی ہو کہ دوسرا ہے تو یہ بھی اگر ایک ٹرینڈ کی صورت اختیار کرتا ہے تو ہم لوگوں کو اگر یہ تحریک لبیک والے تو اکثر پولنگ سٹیشنز پہ ہوں گے کیونکہ ان کو تو کینڈیڈیٹ ہوں گے بہت ساری جگہ پہ تو مطلب ہنگامہ آرائی دیکھو ہنگامہ آرائی اور حملہ اور اس طرح کا حملہ یہ دو چیزیں اور میرا ہنگامہ آرائی جو ہے نہیں ہلکی پھلکی وہ ساؤتھ ایشیا خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک میں اور پولنگ سٹیشنز پر جھگڑے فساد مارا ماری چلے اوکے وہاں تک تو ہم برداشت کر سکتے ہیں. نہیں عموماً حالات میں بھی گولی وولی بھی مختلف مقامات پر ایک دوسرے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے not with the idea of you know کہ killing ٹھیک ہے جب تک نہ ہو لیکن اس کے لیے تو سچی بات ہے کہ ہر پارٹی بھی تیار ہوتی ہے ذہنی طور پر ایک حد تک ہو تو یہ ہے لیکن انتخابی مہم کو پر سے اگر ٹارگٹ کر لیا جائے دیکھیں انتخابی مہم کا پر سے ٹارگٹ ہونا جیسے 2013 میں اے این پی تھی ہاں نہیں وہ تو وہ بیچارے نا پیپلز پارٹی اے این پی والے یہ تو کیمپین وہ تو ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ پہ بال گیم ہو جاتی ہے تو اس کو تو آپ بالکل کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے ہو تو اس لیے ہمیں اس پہ نگاہ رکھنی پڑی ہوگی اور اس تمام صورتحال کے ہوتے ہوئے اب ایک جو نیا قضیہ شروع ہو رہا ہے نظر بظاہر یہ کہ آپ جیسے کہہ رہی ہو ہمیں یہ نظر آ کہ جی موجودہ حکومت جو ہے اس کے پاس کمفرٹیبل اکثریت ابھی تک ہے
अगरचे बहुत बड़ी लंबी कतार बनीगाला के बाहर अब लगना शुरू हो गई और अब तो उनको पेट्रियट अपने आप को साबित करना हाँ, भी आसान है। बिल्कुल। तो लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रहा है ये फाटा वाले इशू पे, हाँ। आपने जो ये कहा कि जी आज ये आपने दुरुस्त कहा कि पहले उन्होंने वो चेंज करते रहे ना अपनी मिनिस्टर हाउस से, वजीर आजम हाउस से ये बाकायदा एक सरकारी प्रेस रिलीज के ज़रिए हमें इन्फॉर्म किया गया है कि वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला कर लिया, बल्कि ये सिर्फ वज़ीर आज़म का फ़ैसला नहीं है बल्कि वफाकी काबीना का फ़ैसला है कि इसी असम्बली से जिसकी ज़िंदगी में 16 के करीब और दिन रह गए हैं, आप फाटा का KPK में इंतज़ाम करवाएंगे। सही, और मेजर अपोजिशन पार्टीज भी ऑन बोर्ड ही थी मेरे ख्याल में फ़िलहाल तो। ये कहना उनके लिए शायद इसलिए आसान है कि जी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो दोनों भी इस मसले पर साथ हैं और कमिटेड हैं। तो महसूस ये हो रहा है कि इस वादे को निभाया जा सकता है। लेकिन मुझे एक बात जो अभी तक समझ नहीं आ रही, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि बजट ठीक है इन्होंने पास इसलिए कर लिया कि अपोजिशन ने बजाय कट मोशंस देने के जिसमें वो रुकावट डालते हैं, मिनिस्ट्री वाइज जो है जब वो आते हैं उन्होंने कहा कि जी चूँकि आप हमें मुनासिब मौका नहीं बहस का दे रहे थे, वो वॉकआउट कर। हाँ, उन्होंने इन अ सेंस अपना मौका जाने दिया। तो उन्होंने लेट द गवर्नमेंट इजी उनको राइट दे दी ना, उसमें आपको एक ताउन नजर आता है। अब अगर तो वो कुछ ऐसी को बैक रूम डील हुई है कि जी हुकूमत ने कहा हो तहरीक इंसाफ को और पीपल्स पार्टी को कि यार तुम ये वॉकआउट वगैरह करके ठीक है बजट तो पास तो हमारा बजट पास कराओ, और उसके बाद क्योंकि इस मौजू पर कुछ तासुर ये दिया जा रहा है कि ये शायद उन मौजूआत में से एक है फाटा का KPK में मर्जर, जिस पे सियासी और अस्करी क़यादत फर्मली राइट, यस। तो ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि चूँकि तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जितने पावर सेंटर्स हैं, वो सब इसके हामी हैं। देयरफॉर अपोजिशन जमातें भी अपने नंबर खुद पूरे करेंगी। ठीक है, राइट। मज़हब तहरीक इंसाफ भी अपने पूरे नंबर लाएगी, सही। पीपल्स पार्टी भी लाएगी, क्योंकि इसके लिए आईन में तरमीम करना है। तो आईनी तरमीम के लिए तो फिर आपको 2/3 आईनी तरमीम के लिए टोटल ब्रेक का कह रहे हैं। चलें आईनी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फाटा इस्लाहात और फाटा के मर्जर का जो इशू है उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। यस। अच्छा भी इससे पहले कि मैं फाटा और KPK के इंतज़ाम के मसले पर तफसीली बात करें और ये भी देखें कि क्या ये आईनी तरमीम की मंजूरी मुमकिन हो पाएगी या इसमें कोई हर्डल आ जाएगी, उससे बात करने से पहले बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत अभी जब मैंने देखा तो बहुत मुसलसल कुछ दिनों से ये पैगामात आ रहे हैं। वो हमने जो कर्नल जोसेफ का मसला नहीं किया था और जो समझा के मर गए थे, तो वो वियना कन्वेंशन ऑन फलाना और फलाना। अब जैसे उस दिन भी मैं कह रहा था कि लोगों ने तो तय किया होता है कि उन्होंने बात यानी ये फर्ज कर लिया गया है बस हमने उसे कि पाकिस्तान अमेरिका का चमचा है, अमेरिका से हुक्म आया, हमने कर्नल जोसेफ को हवाले कर दिया। सही, ठीक, और समझा के फौत हो गए कि नहीं भाई ये बात इस तरह नहीं है। अब आर्गुमेंट बताना होता है, चूंकि एक बात कही है तो फिर उसके लिए फिर आप सोचते रहते हैं पॉइंट हाउ टू प्रूव यू रॉन्ग। तो अब क्या, अब वो बार बार आ रहा है, अभी भी 3-4 आए हुए हैं कि जी जनरल मुशर्रफ साहब ने
افغانستان کے سفیر ملا ظریف کو بھی کیسے حوالے کر دیا تھا پھر؟ اب اس میں اطلاع نرز ہے، نہیں میں بتاتا ہوں نا، اب اس کو یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سفارتکار جو ہوتا ہے وہ ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ بالکل ایبسلیوٹلی۔ اچھا، اب ایکس ملک ہے، اس کے خلاف وار شروع ہو گئی، یعنی ملا عبدالسلام ضعیف افغانستان میں طالبان رجیم کے اپوائنٹڈ بالکل سفیر تھے۔ ہاں، ان کو کون کون ریکگنائز کرتا تھا دنیا میں؟ کون؟ 3 ممالک، پاکستان، ہو گئی بات، یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ، یعنی پوری طالبان حکومت کو 3 ممالک تسلیم کرتے تھے صرف۔ تو پھر کیا؟ اب اس حکومت کے خلاف اعلان جنگ ہو گیا، اور اعلان جنگ ایسے نہیں ہوا کہ امریکہ نے کر دیا۔ ہاں نہیں بالکل۔ اس صورتحال میں ایک خاص بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل نے بالکل کنسنسس کے ساتھ، جس میں چین اور روس شامل، ٹھیک ہے بالکل، افغانستان میں طالبان پر حملے کی منظوری دی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، تو اس حکومت کے لگائے ہوئے نمائندوں کی سفارتی حیثیت ہی نہ رہی، تو سفارتی استثناء بھی نہ رہا۔ چلیں، آئی ایم ویری سوری کہ یہ بات ہمیں ایکسپلین نمبر کرنی 1 پڑی، یہ کافی ویسے نصرت صاحب نہیں، یہ بی بی اب یہ پڑھے لکھے لوگ ابھی تک ان کے دماغ میں کرنل جوزف صحیح انگریزی گرامر کے ساتھ سوال پوچھ رہے ہیں، مصیبت تو یہ بھی ہے۔ چلیں ہم کیا کہتے تو اب ان کو بتانا پڑتا۔ اب اس جنگ میں جنرل مشرف صاحب کی حکومت جو ہے، فرض کریں کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ڈکلیئر کر بھی دیا، تو ہمارے پاس یہ رائٹ تھا کہ ہم کہتے کہ جناب ہم اس سے ڈسٹنس رکھیں گے، رائٹ، پر ہم نے ایسا، لیکن ہم نے تو کہا کہ ہم تو آپ کے الائی ہیں وار آن ٹیرر میں، موسٹ الائیڈ، اور اس کی وجہ سے بات بہت عرصے تک، کئی برسوں تک صدر بش اور پریزیڈنٹ بش، ہاں ہم ان کی دوستی اور بش بن گیا تھا نا وہ، تو بش کہتے تھے کہ جی ہی از مائی ٹائٹ بڈی، ساڈا جانے جگر، سمجھ آ گئی بات؟ وہ ابھی تک ہم جانے جگر کی۔ برائے مہربانی جب بھی سفارتکاری سے معاملات ہوں تو خدا کا واسطہ ہے بحث برائے بحث۔ کرنل جوزف چلا گیا، آج ہماری وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی وضاحت کر دی کہ امریکہ کی طرف سے دہشت شیر کا کوئی نہیں ہے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ان کے خلاف جو آپ کی شکایت ہے ہم اس کی وہاں پر وہی جو ہے وہ رکھ دیں گے کہ صاحب انہوں نے یہ حرکت کی ہے، وہاں کی عدالت، وہاں کی اتھارٹی اس کے خلاف اس ضمن میں کوئی قانونی کارروائی کرنا چاہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے اس دن بھی تمہیں سمجھایا تھا، بی بی میں نے آپ کو اس دن سمجھایا تھا کہ ان کے اپنے ایس او پیز ہیں کہ اگر تم گاڑی چلا رہے ہو، سرخ بتی ہے اور کوئی نہیں، تم اس سڑک پہ بالکل اکیلے ہو، وہاں کھڑے نہ ہو، دائیں بائیں دیکھو تو نکل جاؤ۔ وہ یہی ایس او پی جو اس کو آرڈر ملا ہوا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اپنی حکومت کا، وہ مذکورہ عدالت میں اگر اسے پیش کیا گیا سامنا نہیں۔ لیکن میں بس ایک اور بات کلیئر کریں، کیونکہ میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ ڈو یو تھنک کہ اس کے خلاف کوئی واقعی عدالت میں کارروائی ہوگی، یا انہوں نے امریکنوں نے بس یہ مطلب کہنے کے لیے تھوڑی تسلی کے خلاف ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا، وہ تو بلکہ اور لوگوں کو پھر مارتا پھرا پکڑا گیا، میرا خیال میں بعد میں اس پہ ہوئی تھی کہ کسی بار کے باہر اس نے کسی کو مارا۔ اچھا اس پہ ہوئی؟ ہاں اس پہ ہوئی تھی، اور کسی چیز پہ نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ واقعہ کلیئر ہو گیا، چونکہ بار بار تو میں اس کی وجہ سے نا مجھے خیال آتا ہے کہ یار ہم لوگوں کو بجائے یعنی کہ جھگڑا کرنے کے، سمجھانے کے لیے کوئی بات نہیں آئی سے کہ بھائی اس کا یہ ہے پس منظر، اس کے باوجود اگر نہیں ماننا چاہتے ہیں تو نہ مانے، اللہ آپ کے غصے کو مزید طاقتور بنائے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں اس طرح۔ ٹھیک، میں ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید، میں تو بی بی اس بات کو آج تک سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ اگر پاکستان کی جغرافیائی قومی خود مختاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے فاٹا پاکستان کا حصہ ہے
تو وہاں پہ وہ تمام قانون کیوں لاگو نہیں ہیں جو باقی پاکستان میں ہیں؟ یہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی۔ 1974-75 میں جب ہم سیریسلی اخبار نویسی کی طرف مائل ہوئے تو یہ سوالات مزید اٹھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ خوب ہے، اور ایسا کیوں؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 75-76 کے بعد سے، آپ تو خیر ماشاءاللہ ینگ ہیں، بہت تیزی سے انٹیگریشن جو ہے نا 1960 کی دہائی سے، اوکے، دیکھیے پورا کراچی کس نے بنایا ہے؟ ہمارے پشتون مزدوروں نے۔ بالکل، وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن، بالکل، رکشا، بسیں، ویگنیں، اس میں سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ پشتون۔ اب کہاں کے پی کے اور ٹرائبل ایریاز اور کہاں کراچی، تو آپ سپریڈ دیکھیں۔ نہیں ایبسلیوٹلی، اس کے بعد پھر جب یہ گلف کنٹریز وغیرہ میں اوپننگز آئیں تو یہ مزدوری کرنے، یہ پیٹرو ڈالر، اور پھر یہ بھٹو صاحب نے جب وہ کیا کہ جی ٹھیک ہے 2 لوگوں کو پاسپورٹ if they are getting jobs وہ چلے جائیں، اینی وے، تو وہ انٹیگریشن کے اکنامک انٹیگریشن وہاں ہے۔ یہ پیٹرول پمپس، ٹرانسپورٹ کے بزنس پر آلموسٹ مونوپلی، تو یہ کیوں ایک خاص علاقے میں انہیں کنفائن کر کے جب وہ وہاں جائیں تو وہاں ایف سی آر اور فلانا اور فلانا اور یہاں یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ٹو بی فیئر اگر تاریخ کے ذہن میں رکھا جائے تو اس سوال پر بہت سنجیدگی سے جو پہلا انیشیٹو لیا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے۔ اوکے، تو تب سے کہہ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے انہوں نے بہت، کیونکہ ان کو ایک اور مسئلہ ان کے زمانے میں دوبارہ پختونستان کا ایشو آ گیا تھا، وہ پاکستان کے پہلے اور میں بضد ہوں کہ شاید آخری وزیر اعظم ہیں جنہوں نے قبائلی علاقوں میں بے تحاشا جلسوں سے خطاب کیا۔ اچھا، اوکے، you're right, انیشیٹو، اس کے بعد میں نے کوئی اور دیکھا ہے۔ بلکہ کم از کم 2 مرتبہ تو مجھے یاد پڑ رہا ہے اچھا، جبکہ ان کو ایسے ایک جلسے پہ نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، غالباً رزمک میں، اوکے۔ نصیر اللہ بابر صاحب ان دنوں پہلے انسپیکٹر جنرل تھے ایف سی کے، پھر وہ گورنر بھی بنے، ٹھیک، تو وہ بہت انٹینسلی یہ سڑکوں کا نظام بھی یعنی بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کا آئیڈیا تھا کہ میں جلد از جلد جو ہے اس کو انٹیگریٹ کروں گا وتھ پاکستان۔ صحیح۔ اور میں نے جب بالکل جرنلزم میں فارن آفس کے یعنی سمجھو کہ دروازے کی طرف میں نے جانا جب شروع کیا تو ان دنوں اڑتی اڑتی مجھے نالج یہ ملی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب افغانستان کے دا دین صدر جس نے کہ بادشاہ ظاہر شاہ کو الٹ کر جو ہے وہ اپنا وہ قبضہ کر لیا تھا، اس کے ساتھ خفیہ مذاکرات میں مصروف ہیں، اور کچھ ایسی صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کو باقاعدہ ہماری جورسڈکشن میں تسلیم کرے، میننگ کہ ڈیورل لائن کو تسلیم کرے، رائٹ، آف کورس، اور ان ریٹرن ان دنوں جو مجھے بتایا جا رہا تھا اور بعد ازاں کچھ دستاویزات آئیں جن سے یہ بات درست بھی ثابت ہوئی، ٹھیک، اوکے، کہ جی ایسی کم از کم خط و خطابت ضرور ہو رہی ہے۔ رائٹ، اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن بات چیت تو چل رہی تھی۔ اس کے جواب میں حیدرآباد ٹریبیونل جو خان عبدالولی خان وغیرہ اور باقی اس زمانے کی نیب پر تھا اس کو ختم کر دیا اچھا، جائے، اوکے، تو ٹھیک، اس کے بعد وہ ٹاپل ہو گیا، بہرحال چلیں، بریک کا کیا۔ یہ تو ہو گیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا نا۔ چلیں بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آگے اب اس کے بارے میں کیا ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا، بہرحال وہ جو بہت خاموشی سے لیکن لگن کے ساتھ صحیح، with thorough political commitment، کیونکہ اگر وہاں پہ انضمام نہ کرنا ہوتا، انہیں پولیٹیکلی مین اسٹریم نہ کرنا ہوتا تو پرائم منسٹر اتنے تواتر کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ نہ کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا ارادہ پورا تھا، ایکسیس کی جو روڈ بلڈنگ ہے وہ نہ ہوتی،
कैडेट कॉलेज वगैरह ना बनाए जाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के डेवलपमेंट के ठीक है। बहरहाल लेकिन वो टॉपल हो गए और उनके वो जुलाई 77 में उनको जनरल ज़िया ने फारिग किया, तो अप्रैल 1978 में वहाँ पे सौर इनकलाब आ गया और सरदार दाऊद भी फारिग हो गए। अब उसके बाद जो सूरत हाल बनी है उसमें इन इलाकों का जो स्टेटस था कि जी ये बाकायदा सेटल्ड एरिया भी नहीं है, इनकी खुद मुख्तारी के साथ बहुत प्ले किया गया और उस खुद मुख्तारी को प्ले करते हुए, ढोल बजाते हुए, उनकी जी वो तो बड़ी खुद मुख्ताराना हैसियत वो चाहते हैं ड्यूरेंट लाइन में, तो जी वो इधर भी उनके भाई हैं, इधर भी हैं, ये सारा वो तुम्हें पता है। जब एक्सप्लेन करनी हो, आजकल फेंसिंग करते हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर जो है वो एक बेस बना दिया गया अफगान जिहाद का। सही। अच्छा, अब वो करवाने में यकीनन हम, भाई हमारी ज़मीन थी, हम पार्टनर इन क्राइम थे, बल्कि हम उसके मेन बेनिफिशरी थे। माशाल्लाह डॉलर आ रहे थे, स्टिंगर आ रहे थे, हर तरह की रौनक लगी हुई थी। अब जब तक तो वो रौनक रही हम उससे लुत्फानंदोज होते रहे। जब वो रौनक ख़त्म हो गई तो चूंकि हमने तो अपने इलाके को एक खोल दिया था कि आओ जी जिसे इसने वो करना है, हम भी देंगे लोग, हम भी आपको जगह दे रहे हैं, आप भी, तो अब वहाँ पर हर तरह की कुव्वतें पेनिट्रेट कर गई। राइट, यस, हर तरह। एंड वी डिड दैट आवरसेल्व्स, हमने वो खोला फॉर दैट। इसीलिए तो मैंने, जैसे मैंने उस दिन भी कह रहा था आपको जनरल बाजवा साहब ने, मैं तो नहीं, मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा, म्यूनिख में कि जी सॉरी मैं आपको इतना लंबा लेक्चर दे रहा हूँ तारीख पर ये कि 40 साल और एक्सेट्रा। हाँ, तो वो इसी का जिक्र कर रहे थे। अब लेकिन मसला ये है कि 9/11 के बाद की जो सूरत हाल आई उसमें उसी स्पेस को एक्सट्रीमिस्ट ने भी स्टेट विद इन स्टेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया और आपके जो जितने हॉस्टाइल एजेंसीज थी, एनिमीज थी, वो भी सारे इधर उधर। अब ये कि नहीं यार, अब इससे बेहतर यही है कि जो हुआ सो हुआ, अब इनको मेन स्ट्रीम करो। अब नज़र बज़ाहिर बहुत माकूल बात, और ज़्यादातर लोग जो बात करते हैं हमसे, जो फाटा से जिनका ताल्लुक है, वो भी इसी हक में होते हैं कि ये इसको कर दिया जाए। मेजॉरिटी अभी तक जो मुझे समझ आई है कम से कम, अब एक्सेप्ट मौलाना साहब एंड महमूद खान अचरजई साहब, जिनकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई नुसरत साहब। एक मुल्तान से पहले कॉल लेने और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम सर। जी जी हुक्म सर। मैं अर्ज कर रहा था कि अमेरिका जो हमारे साथ हर दफा इस तरह करता है कि हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करके अपने बंदे वापस बुला लेता है, और बिल्कुल कहता है कि मेरा इंसाफ पसंद हूँ और अपने मुल्ज़िमों की मैं खुद जो है ट्रायल करके केस कर लूंगा। हमारे जो मुल्ज़िम है वहाँ आप ये जैसे वो हम भी उनके ट्रायल खुद कर लेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कानून की वजह से सर। यार वैसे मैं तो अभी मैं समझा सर आप कुछ फाटा के इंतज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। भाईजान गुजारिश ये है, नंबर 1, एक तो उसने दहशतगर्दी नहीं की, हादसा हुआ भैया। दूसरा वो सफारतकार था मेरे भाई, और अगर हमारे किसी सफारतकार के हाथों उसकी गाड़ी से भी कोई ज़ख्मी या हिलाक हो जाता तो भैया उसके ख़िलाफ़ भी किसी अमरीकी अदालत में कार्रवाई नहीं हो सकती थी। मैं ये उस दिन भी समझाता रहा, मैंने आज हमाकत की, बेवकूफ़ी की, कि चूँकि बहुत ट्वीट आ रहे थे मुल्ला ज़ईफ़ का करते हुए, मुझे ये पता नहीं था कि इस पे अभी तक दिनों में बहुत आग लगी हुई है। और ये कि आप यानी मुझे माफ़ करते हैं, आज वैसे रमज़ान का पहला दिन है, तो इस दिन का ख्याल करते हुए मुझे माफ़ करते हैं कि मैंने खामखा का उसका। मुझे लगता है नुसरत साहब के उनको भेजने में लोगों को लग रहा है कि आपका कोई ज़ाती। अरे उस दिन एक साहब ने, तुम्हें याद नहीं वो जब वो बहरे तो कहने लगे कि कभी पाकिस्तान, मैंने कहा अरे भाई मैं तो रो रहा हूँ कि अपने वतन की इतनी तौहीन ना करो, हमारी भी तकरीम है। और फिर मैंने कहा यार हमने तो, अमेरिका ने कौन सी सैंक्शन नहीं लगाई और हम एटम बम बना के रहे, हमने कहा रोक सको तो रोक लो। हाँ। और फिर मैंने सलाला का हवाला किया, तो मैंने कहा बाग से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत साहब कैसे, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी।
जी, दो बातें पूछना चाह रहा हूँ जी। एक सर आपसे ये पूछना है कि फाटा के इस इंतजाम को लेके हाँ। जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का या मजहबी जमातों का एक अमूमी रवैया है, हाँ। क्या इसकी कोई मजहबी फिक्र की वजह है सर, या कोई सियासी सूरत-ए-हाल है? एक तो इस गुत्थी को सुलझा दें। अच्छा, एक मिनट, यही इसी गुत्थी को पहले समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी हैरत की बात है। देखिए, आपने बड़ा मुनासिब सवाल उठाया। जमीयत उलमा इस्लाम यकीनी तौर पर एक मजहबी सियासी जमात है, एक मकतबा फ़िक्र की नुमाइंदगी करती है, जिसको हम देवबंदी नुक्ता नज़र या फ़िक्र कह सकते हैं। उनके भैया साथी हैं जमात इस्लामी वाले। जमात इस्लामी आज सुबह तक परवेज खटक की हुकूमत में, मखलूत हुकूमत में थी, दुरुस्त है। अब वो परवेज खटक से जुदा होकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ दोबारा MMA बहाल कर रहे हैं, ये भी दुरुस्त है। अब सवाल ये उठता है कि मर्जर की सबसे ज्यादा मजहबी जमातों में से शिद्दत से हामी जमात है जमात इस्लामी। मौलाना सराजुल हक साहब कई मरतबा जो है ये धमकी दे चुके हैं कि अगर ये इंतजाम ना हुआ तो वो इस्लामाबाद धरना देंगे उसके लिए, फोर्स करने के लिए। तो अगर ये दीनी मसला होता या किसी दीनी मसलिक से मुतल्लिक़ा बात होती तो जमात इस्लामी और देवबंद यानी काफ़ी एक दूसरे का करीब हैं, बहुत सारी थोड़े बहुत। तो मेरा नहीं ख्याल कि दीनी मसला तो नहीं है। ठीक सर, दूसरा इजाजत हो तो दूसरा जो पूछ लूं आपसे। हाँ, ये तो फिर गुलमीने की जगह बैठ रहे हैं, चलें पूछ लें, कोई ऐसी बात। मैं दूसरा ही पूछना चाह रहा हूँ सर कि अगर जैसे आपने क्लियर किया कि अगर ये कोई मजहबी या फिक्री सोच की वजह से नहीं है, तो फिर ये बता दीजिए कि आखिर क्या वजह है कि पख्तून हमेशा इसी मजहबी फिक्री सोच के तहत स्टेट लड या किसी और तरह से हमेशा इस्तेमाल होते हैं। आखिर पख्तूनों ही को इसी मजहबी फिक्री सोच से ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं है जी। इस्तेमाल तो क्या होना, ये अब आप थोड़ी सी जान ज़्यादती कर रहे हैं। अभी पख्तूनों ने ही मौजूदा हुकूमत से पहले जो 5 साल थे वो तो उनको दिए थे जिन्हें पहले गद्दार वगैरह कहा जाता था और जिनकी वजह से नाम बदला है। तो मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ अ बिट अनफेयर। और क़याम पाकिस्तान से पहले तो वहाँ खुदाए खिदमतगार और कांग्रेस की हुकूमत थी जी, उस वक्त के सूबा डाइवर्स हैं वैसे, जिसको आजकल वो कहा जाता है। ये भी एक फ़र्ज़ कर लिया गया है कि जैसे तमाम पख्तून बिला इस्तिस्ना मजहबी इंतहा पसंद होते हैं या शिद्दत पसंद होते हैं। मेरा नहीं ख्याल में या सियासी तौर पे भी कोई एक ही तरह से वोट करते ना। आप ये जो आप कह रहे हैं दैट शोज कि वो इतने मुख्तलिफ तरह की सियासी जमातें वहाँ रही हैं। मुझे बखुदा मौलाना साहब और उनकी बात समझ नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान, मुझे ये बात कहने की आपको भी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनकी फिक्री सोच से सवाल ही पैदा नहीं होता किसी किस्म का, लेकिन मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ और वो भी ज़ाती तौर पर, बल्कि हमारी काफ़ी, मैं ये कहता हूँ कि बेतकल्लुफ़ाना मरासिम में मैं उनसे काफ़ी लिबर्टीज़ भी ले लेता हूँ और वो मुस्कुरा के तरह दे जाते हैं, हंसते रहते हैं, मेरी हिदायत की दुआ भी मांगते हैं अक्सर संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद। सियासतदान वो बहुत ज़ीरक है, बिल्कुल, नो डाउट। मुझे ये समझ नहीं आती कि वो क्यों इतनी शिद्दत के साथ इसकी मुखालिफत तकरीर सुन रही थी कल वाली, नुसरत साहब मुझे नहीं समझ अब जैसे पता नहीं बातें कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, आप वो चला सकते हो थोड़ी देर को या कि ब्रेक का कुछ? मैं समझता हूँ इंतखाब और इलेक्शन में जीतना इतना अहम नहीं जितना कि मुल्क को बचाना अहम है। अगर आप मुल्क को नहीं बचाना चाहते तो कल आप जिम्मेदार हैं इस मुल्क को। कल फाटा में जो हंगामा होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। सरहदात पर बैनुल-अक़वामी जंग होगी उसके आप जिम्मेदार होंगे। कश्मीर का मसला और पेचीदा होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। और इस सूरत हाल में हम आपको सारी चीजें बता चुके हैं। अच्छा, ये बात सुनने के बाद ये वाकई मैं इससे पहले भी बहुत दफ़ा, अच्छा मैं मौलाना को इस ज़िम्न में कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहा था। ओके। मैं बखुदा मैं ये समझा कि यार चूंकि उन्होंने बहुत पहले एक पोजीशन ले ली थी, बाज़-औक़ात कुछ सियासतदान जो होते हैं कुछ चीज़ें उनका ज़िद बन जाती है। चले तो वो आप कह रहे हैं कि शायद पोजीशन ले गए, ही कुडंट बैक। मैं ये हो सकता था। मैं बखुदा मैं आज सुबह तक यही समझ। फिर क्या हुआ? फिर आपने पूछा उनसे क्या? नहीं, उनसे मैं ऐसे क्यों, मैंने मैं खुद क्या मकसद था वो बैन?
फाटा में हंगामे हो जाएंगे, कश्मीर का मसला खराब हो जाएगा। अब मैं बात करूं, क्योंकि इन्होंने जब ये कहा ना कि बैनुल अक़वामी जंग हो जाएगी और मैं फोरबॉर्न कर रहा हूँ ये वो, मैंने कहा यार ये मौलाना जो हैं, जितना मैं इनको जानता हूँ, ये बड़े ज़ीरक आदमी हैं, तो कहाँ होगी बॉस ये बात इस तरह नहीं। अच्छा, अब मैंने अपने कुछ दोस्तों से जो बिल्कुल जिनका कोई यानी कि अमली सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ कि या तो सफारती अमूर से मुताल्लिक रहे हैं या सफारती अमूर पे लिखते हैं या तहकीक करते हैं। ठीक, अच्छा चलें जी, ब्रेक के बाद बता। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और मौलाना साहब ने जो कहा है वो क्यों ये बात कर रहे थे इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी नुसरत साहब। अच्छा, जिन लोगों से मेरी बात हुई है ना, उनमें से जिनकी बात को मैंने संजीदगी से लिया है, उनमें से 2 अफराद जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का उन्होंने नाम सुना है, लेकिन उनको कोई यानी इनके ख्यालात से इत्तेफाक तो बहुत दूर की बात है, उनकी इनसे कोई शनासाई भी नहीं है। सही। लेकिन वो अफगान इशू और अफगान कनेक्टेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं उनकी राय को बहुत गौर से सुनता हूँ। एग्री करना या ना करना अलग बात है, ठीक है, फाइन। उनको जब मैंने बताया, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई मेरे पास को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उन्हें उनके कुछ दोस्तों ने बताया है कि अफगान सफारतखानों में एक बहुत मुअस्सर ग्रुप इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही पाकिस्तान इस इंज़माम का ऐलान करे या इसकी जानिब बढ़े तो वो इसको यूएन में ले जाकर एजिटेट करे। ओह गॉड, फिर वो ड्यूरेंट लाइन का फिर वो ड्यूरेंट लाइन ये वो उन्होंने कहा कि शायद ये उसकी तरफ रेफर कर रहे हैं। अब इसको भी देखना होगा, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। एक वो कह रहे हैं रावलपिंडी से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। राना जावेद बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी राना साहब। तो सर ये गुजारिश है कि मैं ये फाटा के मामले में बात ये कहना चाहता हूँ कि उनको पाकिस्तान के कौमी धारे में शामिल करना चाहिए, असेंबली में उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कहते हैं ना जी कि उनकी राय ली जाए, तो वो देखें साजुल हक साहब के साथ जो धरने वरना वो दे रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी राय यही है कि उन्हें इंतजाम किया जाए इसके साथ। और दूसरी बात यह, जब तक आप उनको नुमाइंदगी नहीं देंगे तो वहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट जो बनता है वो वहाँ सारा कुछ करता है और उनको अपना एक मुजारा समझता है। वो पॉलिटिकल एजेंट क्या कहते हैं, गवर्नमेंट से राना साहब आपकी तमाम बातों से मैं इत्तेफाक करते हुए मैं तो ये देखें जी, मैंने तो कहा कि मैं तो ज़ाती तौर पर जब से मैंने जर्नलिज्म किया तो मैं 75-76 से ही, बल्कि मेरे जहन में ये पॉलिटिकल एजेंट जो है ना वो गवर्नमेंट से पैसे भी ले लेते हैं, ना वहाँ हॉस्पिटल बनाते हैं, ना वहाँ स्कूल बनाते हैं। वैसे पॉलिटिकल एजेंट लगने की भी बहुत आपको, राना साहब मैं आपको ये बात बताऊं ना, पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट होने के लिए भी तो काफी ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं ना, तो जाहिर है वो बेचारे को पूरे भी तो करने होते हैं। अब मैं क्या आपको बताऊं। नहीं आप देखें वहाँ कोई तरक्याती काम नहीं होते सर, तरक्याती काम छोड़े, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट लगने की अपॉइंटमेंट के पैसे बहुत लगते हैं सर। ये वो लेते हैं वो लेते हैं पैसे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वो नहीं लेते, पॉलिटिकल एजेंट को लगाने वालों क्या क्या मैं जिक्र करूँ। अच्छा बहरहाल उसूली तौर पर मैं और आप दोनों एक ही पेज पर हैं, लेकिन मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जहन में आता है क्योंकि जमाते इस्लामी की इन ट्राइबल एरियाज़ में मैं एक ज़माने में यहाँ पे काफ़ी एक्टिवली आता जाता था जी। 2010 के बाद से थोड़ा सा बस लिस्सा पड़ गया, और फिर ये कि गुलमीने भी इतनी पढ़ी लिखी हैं, कहीं आने जाने नहीं देती हैं, इन्हीं से ही रोशनी हासिल करता हूँ। सवात से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मुताबिक बात कर रहा हूँ सवात से मुजाहिद साहब। जी भैया जी, फाटा के वाले से बात करनी थी जी। हुक्म। ये फजलुर रहमान साहब जो बात कर रहे हैं ना, तो मेरे इल्म में एक बात कि जमात उलमा इस्लाम वाहिद पार्टी है जिन्होंने इस फाटा में तहसील के सतह पे, गांव के सतह पे जरगे किए थे कि इंजमाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
यानी कि बाकायदा इस सवाल के साथ गए थे, इस सवाल के साथ जरगे हुए थे। बाकी किसी पार्टी ने मेरे ख्याल में नहीं की, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हालांकि मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ, मैं नून लीग का सपोर्टर, लेकिन यही बात है। तो मैंने ये किया था और मकामी अखबार, ये तब से हुआ था जब से ये कमेटी बनी थी। जी हेलो, हाँ जी जी, आप फरमा रहे हैं कि जब ये तब से हुआ था, ये सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया जब से ये कमेटी बनी थी सरबराही में। क्या ये इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में उनके बाद में वजन ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने इस लेवल पे काम किया। ठीक है जी, बड़ी आपकी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये इन्फॉर्म किया। अब देखिए इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव नहीं ये अच्छा, अब मैं इनकी बात को इसलिए रद्द नहीं कर सकता। देखो गुलमीने, कि जैसे मैं भी पहले कहने वाला था, जमीयतुल उलमा इस्लाम ज़ाहिर है मदरसा नेटवर्क की वजह से सबसे मुनज़्ज़म जमात है कबायली इलाकों में। अब इन्होंने एक और ऐड कर दिया, अब इसको काउंटर चेक करना चाहिए। अब काश के मौलाना ये बताते कि वो ये अगर जिरगे जैसे हुए हैं तो उसमें लोग क्या आर्गुमेंट दे रहे थे कि व्हाई नॉट। बहरहाल वो साथ की आवाज। चले जी, इस इशू को हम जरूर आगे भी उठाते रहेंगे। हमारे हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है मंडे को आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।